हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगा पॉलिटिकल थ्योरी। जो आपकी ये बुक है, एक बार बुक दिखा देता हूँ। ये बुक जो है, इसका हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि पूरा स्टेट पे होने वाला है चैप्टर। इस चैप्टर को मैं आपको लगभग 2 से 3 जो वीडियो में समझाऊँगा, इसके 3 पार्ट में बनाऊँगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है। और अगर आप इस चैप्टर को समझ गए तो ये बहुत ईजी चैप्टर है। तो दोस्तों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है राज्य क्या है। राज्य के तत्वों के बारे में हमें जानना है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है और राज्य का विकास कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राज्य का अर्थ और परिभाषा। राज्य जो है अंग्रेजी भाषा के स्टेट का हिंदी अनुवाद है, और अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द को लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है। एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। जो राज्य जो है अंग्रेजी भाषा के स्टेट का हिंदी अनुवाद है, और जो ये स्टेट वर्ड है और लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है, जिसका अर्थ है व्यक्ति का स्तर। जिसका अर्थ है व्यक्ति का स्तर। धीरे धीरे इस अर्थ में बदलाव किया गया और इसे नया नाम दिया गया सारा समाज। तो क्या कह रहा है कि राज्य को अंग्रेजी भाषा की स्टेट का हिंदी अनुवाद है, स्टेट जो है लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है, जिसका अर्थ है व्यक्ति का स्तर, और बाद में इसका जो मतलब बदल दिया गया और उसे लग गया सारा समाज। एक परिभाषा हम पढ़ने वाले हैं। वुड्रो विल्सन के अनुसार किसी निश्चित भूभाग पर कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहा जाता है। किसी निश्चित भूभाग में कानून के लिए संगठित जनता को राज्य कहा जाता है। तो राज्य के आवश्यक तत्व हम कुछ पढ़ने वाले हैं। पहला है जनसंख्या। राज्य का पहला आवश्यक तत्व है। आपको अपने नोट्स ऐसे डायग्राम बनाने चाहिए। क्या होता है कि जब हम चीज़ों को देखते हैं उससे हमें ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। तो दोस्तों, आपको नोट्स बनाने चाहिए। पहला क्या है? जनसंख्या। दूसरा है भूभाग। तीसरा है सरकार। और चौथा है प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आंतरिक प्रभुसत्ता और दूसरी है बाह्य प्रभुसत्ता। तो सबसे पहले हम बात करने वाले राज्य के कंपोनेंट में हमारा जो पहला आता है वो जनसंख्या। जनसंख्या के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जनसंख्या राज्य का मैं पढ़ूंगा, आपको समझ आ जाएगा। उतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है, सब कुछ समझने से ही आता है। वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा। राज्य का पहला अनिवार्य तत्व जनसंख्या है, क्योंकि यह लोग क्योंकि जहाँ लोग नहीं रहेंगे वहाँ पर राज्य जैसी कोई संस्था की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अब वो एक एग्जाम्पल देता है कि जिस प्रकार वनों के झुंड के बिना जंगल का अस्तित्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार जो है जनसंख्या के बिना जो है राज्य का होना अनिवार्य है। राज्य का होना मुश्किल है। क्यों? अब देखो, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जहाँ पे एक वन होगा, 2 वन होगा, 3-4 वन होगे, पेड़ होगे, उसे हम जंगल नहीं कहेंगे। जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होंगे उसे हम जंगल कहेंगे। तो इस जो ये जनसंख्या रूपी हम जंगल की बात कर रहे हैं, इसमें जो है इस जनसंख्या में बच्चे, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, बुद्धिमान, कमजोर आदि शामिल होते। प्राचीन दार्शनिकों ने राज्य की संख्या जो है निश्चित की थी। रूसो के अनुसार एक राज्य में जो है 10,000 लोग होने चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में चीन व भारत देश एक ऐसे देश कई ऐसे देश है जिनकी जनसंख्या जो है 1 करोड़ या अरबों में इस वक्त एट प्रेजेंट है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मैंने जैसे छोटे देश भी है जो 16 से 22,000 की जनसंख्या के बीच अपना जो है अपनी जनसंख्या है इनके। तो नेक्स्ट वन इज निश्चित भूभाग। राज्य का दूसरा तत्व जनसंख्या के पश्चात जो है निश्चित भूभाग आता है। जनसंख्या होगी, ठीक है, जनसंख्या बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब तक वो किसी एक निश्चित क्षेत्र में नहीं रह गए तब तक उस जनसंख्या को राज्य का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो अब पढ़ते हैं निश्चित भूभाग में क्या क्या आता है। जब मनुष्य का निश्चित समूह किसी स्थायी प्रदेश में नहीं बस जाता तब तक जो है राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इस भूभाग के अंतर्गत आने वाली जो समस्त नदियाँ, तालाब, झरने, वायुमंडल भी इस राज्य के अंतर्गत आता है। एक जो निश्चित भूभाग जो है सरकार का महत्वपूर्ण अंग है या तत्व है,
इस निश्चित भूभाग में जितनी भी आपकी संपत्ति आती है, चाहे वो नदी, तालाब, झरने कुछ भी हो सकता है, जंगल हो सकता है, वो क्या है आपके जो राज्य के अंतर्गत आता है, जिस राज्य का वो निश्चित क्षेत्र है। तीसरा है संगठित सरकार। राज्य का एक अनिवार्य तत्व है, वो क्या है? संगठित सरकार। संगठित सरकार मतलब सरकार का क्या मतलब रोल होता है, ये हम बात करने वाले हैं। सरकार राज्य का अनिवार्य तत्व है, क्योंकि सरकार ऐसा बुनियादी तत्व है जो राज्य के लिए कानूनों का निर्माण करती है और जिससे उस राज्य के लोगों का सर्वांगीण विकास होता है, तथा उन कानूनों को वह जिन कानूनों को निर्माण करती है उन कानूनों को लागू भी करती है। अब सरकार के विभिन्न रूप हो सकते हैं। वो एकात्मक सरकार हो सकती है, संघात्मक हो सकती है, संसदीय सरकार हो सकती है। ये आपको इसमें ऐड करना है, मैं ऐड करना भूल गया था, तो दोस्तों आपको ऐड करना है। आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा। और अनिवार्य जो चौथा तत्व है प्रभुसत्ता है। राज्य को समुदाय से श्रेष्ठ बनाता है वो जो है एक प्रभुसत्ता नामक जो तत्व है, वो जो है राज्य को समुदाय से अलग करता है। प्रभुसत्ता का अर्थ राज्य की ऐसी शक्ति है जिसके बल पर राज्य अपने भूभाग में अपने कानूनों आज्ञाओं का पालन करा सकता है। इसे कहते हैं हम आंतरिक आंतरिक प्रभुसत्ता। आंतरिक प्रभुसत्ता किसे कहता है? जिसमें जो है राज्य अपने निश्चित भूभाग में लोगों से अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब स्वतंत्रता पूर्वक जो है कोई राज्य भाग लेता है, तो उसे हम राज्य की बाह्य प्रभुसत्ता कहता है। भारत एक जो है राज्य है, राजनीतिक दृष्टि से भारत एक राज्य है। हिमाचल आपका राज्य नहीं है, उत्तराखंड आपका राज्य नहीं है, क्योंकि इनके पास बाह्य प्रभुसत्ता नहीं है, आंतरिक प्रभुसत्ता है। तो ये थे हमारे अनिवार्य तत्व। और कुछ ऐसे तत्व आते हैं जो अनिवार्य नहीं है, लेकिन तब भी हम इन्हें अन्य तत्वों के रूप में पढ़ते हैं। तो दोस्तों चलो पढ़ते हैं। स्थायित्व प्रत्येक राज्य की अपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्वरूप तथा अस्तित्व को स्थायी आधार पर रखे। अर्थात जो हम खानाबदोश वाला पढ़े थे वो सारा इसमें लिखेगी, क्योंकि जब तक लोग स्थायी या किसी एक जगह पर रहना शुरू नहीं करेंगे तब तक जो है उन्हें राज्य का भाग नहीं माना जाएगा। समानता क्या है? राज्य में रह रहे लोगों को एक समान अधिकार देना चाहिए। किसी के भी साथ लिंग के आधार पर, धर्म, रंग, रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एकता और अखंडता, ये आप जानते हैं, यूनिटी और इंटीग्रिटी। एकता राज्य को एक अखंड इकाई के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और गवर्नर यहाँ पे कहा है कि एक प्रदेश में रहने वाले लोगों पर एक ही सरकार हो सकती है या एक से अधिक नहीं। कि किसी प्रदेश में यदि कोई लोग रह रहा है तो उस पर एक ही ऐसी सरकार होगी जो उस पर कानून का निर्माण करेगी, अलग अलग सरकारें नहीं। तो चौथा जो इसका अन्य तत्व आता है वो मान्यता है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, भारत क्या है हमारा, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, भारत हमारा राज्य है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य नहीं है, क्योंकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता कौन देता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में जो है राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत की, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हल्का सा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखो, राज्य की उत्पत्ति में हम सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला है देवीय सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मातृ संतात्मक सिद्धांत और पितृसत्तात्मक सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है बहुत इजी है, क्योंकि ये आप +1 2 में भी पढ़ चुके हो। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्वानों के लिए राज्य की उत्पत्ति सदैव एक जिज्ञासा का विषय रही है, क्योंकि उत्पत्ति के विषय में कोई ऐसा प्रमाणित या ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है जिससे हम यह कह सके कि राज्य की उत्पत्ति कब, कैसे और किस समय हुई। क्योंकि राज्य जो है इसकी उत्पत्ति का अभी हमें कोई पता नहीं है कि राज्य की उत्पत्ति एग्जैक्ट कैसे हुई। तो इन सारे सिद्धांतों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं देवीय सिद्धांत की। राज्य उत्पत्ति का सबसे प्राचीन और काल्पनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर यह मान्यता दी गई है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा के माध्यम से ही ईश्वर पृथ्वी पर शासन करता है। राजा अपनी
शक्ति ईश्वर से प्राप्त करता है और वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें क्या राजा को जो माना जाता है ईश्वर का रूप माना जाता है। इसमें आपको राजा कौन होता है? जो आपका शासक होता है। इसमें आपको शासक को एक देवता से कनेक्ट करना है, इतना है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। भारतीय परंपरा में महाभारत के अंतर्गत दिव्य सिद्धांत के संकेत मिले और भारत में राजा को सूर्यपुत्र और नेपाल में राजा को विष्णु का अवतार माना जाता है। ये आप इसमें उदाहरण दे सकता है। नेक्स्ट वन इज सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य एक ईश्वरीय संस्था नहीं है बल्कि एक मानवीय संस्था है। इस सिद्धांत ने राज्य को ईश्वरीय संस्था नहीं माना है बल्कि एक मानवीय संस्था माना है। ये क्यों माना है? समझता है। राज्य का निर्माण व्यक्ति ने पारस्परिक समझौते के द्वारा किया है। इसका मानना है कि जब लोगों की, नागरिकों की सोच विकसित होती गई तो उन्होंने जो है आपस में रहना शुरू कर दिया। जब वो आपस साथ में रहना शुरू हो गए तो उन्होंने अपनी एक पारस्परिक समझौते, बातचीत करनी शुरू कर दी। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। समझौते होने से पूर्व जो है व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था। प्राकृतिक अवस्था मतलब गुफा में रहता था, पेड़ों में रहता था, ये सब करता था। दूसरी क्या कि इस सिद्धांत के अनुसार मानव की प्राकृतिक जीवन में ना तो कोई राजा होता था, ना कोई राज्य था और ना ही राज्य का निर्वाह करने वाली सरकार थी। तो और थर्ड वन इज शक्ति का सिद्धांत। शक्ति के सिद्धांत के अनुसार यह माना गया है कि राज्य को शक्ति के बल पर विकसित हुआ है। जब एक शक्तिशाली समूह किसी निर्बल शक्ति पर अपना दबाव बनाता है या अपना प्रभाव दिखाता है तो इससे क्या होता है, जो निर्बल शक्ति है वो डर जाती है और वो क्या करती है, चुपचाप जो है इस शक्तिशाली, जो ये शक्तिशाली समूह है इसके हाथों अपने आप को सरेंडर कर लेती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। शक्ति की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है बहुत पुराना माना गया है। और दूसरा क्या है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में शक्ति के आधार पर राज्य की स्थापना की बात कही गई है। कि प्राचीन समय में हमें भारत के कई ऐसे ग्रंथ मिले हैं जो प्राचीन भारत का वर्णन करते हैं। उसमें जो है राज्य की उत्पत्ति जो है शक्ति के आधार पर बताई गई है। मातृस्थात्मक और पितृस्थात्मक, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मातृस्थात्मक सिद्धांत समाज की प्राचीन इकाइयों में माना जाता है। शुरुआती जो परिवार होते थे वो मातृस्थात्मक, ऐसे परिवार जो माता से शुरू होते थे। तब उन स्थायी प्रथा, तब जो है विवाह प्रथा नहीं थी और कुछ समय पश्चात स्त्री और पुरुष में यौन संबंध स्थापित हो गया और वो जिस बच्चे को जन्म देती थी उसका ही पालन पोषण करती थी। मतलब जो है पहले लोग परिवार के बारे में नहीं जानता था, ना ही उसे जो है फिजिकल हेल्थ, जो एजुकेशन था उसके बारे में पता नहीं था। जैसे ही एक पुरुष और एक महिला जो है आपस में यौन संबंध बनाने लगे, इससे एक बच्चे का निर्माण हुआ और वो इस बच्चे का जो है पालन पोषण एक इकाई के रूप में करती थी। जिससे क्या हो गया कि राज्य की जो उत्पत्ति हम कह सकते हैं उसको एक रास्ता मिल गया। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस प्रकार रक्त संबंध परिवार का आधार बना और परिवार की मुखिया स्त्री होती थी। और पितृस्थात्मक परिवार के अनुसार जो है पिता का एक कुल होता था, कुल के बाद कबीला बना और कबीले के बाद जो है राज्य का निर्माण हुआ। ये आप इस एक छोटा सा जो ये है, मैं एक डायग्राम बनाना, आप देख सकते हैं। पहले कुल बना, फिर कबीला बना, उसके बाद राज्य अस्तित्व है। विकासवादी सिद्धांत जो है इस का जो एक अलग ही रूप है। ये ना ये मानता है कि शक्ति के द्वारा राज्य का उत्पत्ति हुआ है। मातृस्थात्मक, पितृस्थात्मक इसके द्वारा भी नहीं हुआ है, ना ही देवीय संस्था के द्वारा जो है राज्य की उत्पत्ति हुई है। इसका मानना है कि विकासवादी सिद्धांत ये कहता है कि जैसे जैसे प्रकृति में जो है विकास होता गया वैसे ही समाज विकसित हुआ। जैसे प्रकृति में विकास हुआ वैसे ही समाज विकसित हो गया और लोगों के हितों में जो है वृद्धि होती गई और जिस कारण लोगों के विभिन्न वर्गों को अलग अलग अधिकार प्राप्त हो गए और इसी क्रमानुसार राजनीतिक संगठन बने और उन्हें जो है राज्य का नाम दिया गया। एक बार फिर से ये पॉइंट समझा लेता हूँ। ये क्या बोलते हैं कि जैसे प्रकृति में विकास हुआ वैसे ही जो है मानव समाज का भी विकास हुआ। जब मानव समाज का विकास हुआ तो लोगों की हितों में क्या होती गई, वृद्धि होती गई। जब लोगों के
हित बढ़ने लगे, लोगों की मांगें बढ़ने लगी, तो इसके लिए एक राजनीतिक संस्था का निर्माण हुआ, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संघ, राजनीतिक समूह का निर्माण हुआ। और इस समूह को जो बाद में नाम दिया गया और राज्य इस समूह को नाम दिया गया। दोस्तों पार्ट ए में इतना ही। अगर आपको वीडियो हल्की सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने 5 दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता है पार्ट बी में इसी चैप्टर के। थैंक यू दोस्तों।